Hello students, Julie, welcome back. And once again, we are continuing our chapter on the era of one party dominance, which is for the class 12th student of political science. And in continuation with this chapter, today we are going to study the nature of Congress dominance. As we have studied that Congress was the dominant party during the first three general election that began in the year 1952 and subsequently second election 1956 and 62. All the three general election Congress was able to dominate both at the national as well as at the state level. And we have also studied that how Congress got the benefit of the electoral system that India has adopted. India has adopted. And as we all know that India has adopted the system of first past the post system, and this electoral system was adopted for the election of Lok Sabha and the state assemblies. And this electoral system benefited the Congress to remain dominant in the first decade of the politics of India. And if I give an example of this first past the post system, how it operates, for example, if there are four candidates, four parties are contesting election. For example, A party, B party, C party, these three are contesting election, and we have total number of votes जो है हमारे पास 100 है. फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, तो इसको अगर 40 वोट मिलते हैं, तो इसको 30 वोट मिलते हैं, तो इसको भी 30 वोट मिलते हैं, तो सबका मिला के हमारा वोट बनता है 100. तो फर्स्ट पास द पोस्ट जो कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम जो हमने लोकसभा के लिए अडॉप्ट किया है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास द पोस्ट. इस सिस्टम के तहत कौन सी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द सीट मिलेगी, वो मिलेगी ए को, इसको मिलेगी. ए विल बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. ठीक है. अब हम देखें, अगर हम देखें तो टोटल इन दोनों का वोट हम प्लस कर दें तो 60% लोगों ने ए के खिलाफ वोट किया है. बट स्टिल दिस पार्टी वॉज एबल टू विन इलेक्शन. यही है, इसी इलेक्टोरल सिस्टम का बेनिफिट हमें किसको मिलता है, कांग्रेस को मिलता है. क्योंकि हमने देखा फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को 45% वोट मिले थे, बस को सीट मिले थे 74%. इसी इलेक्टोरल सिस्टम के बेनिफिट के तौर पे कांग्रेस वाज एबल टू डोमिनेट द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया अंटिल द थर्ड जनरल इलेक्शन. ठीक है जी. तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. फर्स्ट डिकेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में जहां कांग्रेस डोमिनेंट रही, वो उसका नेचर क्या था, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस एरा. So let's move ahead. Now we have studied हमने पढ़ा कि India is not the only country to have experienced the dominance of one party. इंडिया अकेली ऐसी कंट्री नहीं थी जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस रहा हो. बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी वर्ल्ड में उस टाइम पे जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस रहा. वन पार्टी, एक पार्टी की रूल हमेशा से रही. इफ़ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड के हिस्ट्री को देखें, वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक मैप को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वी फाइंड मेनी ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. हम देखते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया. ये इंडिया के लिए यूनिक नहीं है. मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ में वन पार्टी डोमिनेंस का रूल रहा है. वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब आप जान ही रहे होंगे, जहाँ पे एक पार्टी ने बहुत टाइम तक रूल किया, यानी कि एक पार्टी काफ़ी समय तक गवर्नमेंट में रही. बट अदर कंट्रीज़ में जो वन पार्टी डोमिनेंस रहा और हमारे कंट्री में जो वन पार्टी डोमिनेंस रहा, देयर इज़ अ क्रूशल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड इंडियन एक्सपीरियंस. हमारे कंट्री में जो वन पार्टी डोमिनेंस और अदर कंट्रीज़ के वन पार्टी डोमिनेंस में बहुत बड़ा
क्रूशल डिफरेंस रहा। वो डिफरेंस क्या रहा? तो कंप्रोमाइज डेमोक्रेसी। अदर कंट्रीज में जो वन पार्टी डोमिनेंस रहा, वहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस को कैसे लाया गया? विद द कंप्रोमाइज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज करके, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करके वहाँ पे वन पार्टी रूल रही। जैसे हम पढ़ते हैं, इन रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज इंश्योर्ड बाय कंप्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। रेस्ट ऑफ द केसेस में, रेस्ट ऑफ द मतलब दूसरे केसेस में, इंडिया के अलावा ही जो दूसरे कंट्री में वन पार्टी डोमिनेंस रहा, उन कंट्रीज में वन पार्टी डोमिनेंस कैसे आया? बाय कंप्रोमाइजिंग द डेमोक्रेसी। वहाँ पे उन्होंने क्या किया? डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज़ किया। उन्होंने अपने वन पार्टी रूल के लिए डेमोक्रेसी को नेग्लेक्ट किया। ठीक है जी, अदर कंट्रीज में। और इन सम कंट्रीज, और ये फॉर एग्जांपल इनमें से कौन कौन सी कंट्री थी? चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, क्यूबा में भी कम्युनिस्ट पार्टी, सीरिया में। अब इन सम कंट्रीज में, इन कंट्रीज में, चाइना में, क्यूबा में, सीरिया में, जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस रहा, वन पार्टी डोमिनेंस रहा, वहाँ क्या था? इन सम कंट्रीज लाइक क्यूबा, China and Syria, the constitution permits only a single party to rule the country. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ द लॉ में, रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, जिसे हम लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं, लॉ ऑफ, सॉरी ये हमारा हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड उनका क्या कहता है? उनका लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि उस कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी। ठीक है जी, और वो पार्टी चाइना में कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि देयर विल बी ओनली वन पार्टी रूलिंग द कंट्री। अनलाइक देम, अनलाइक दीज कंट्रीज, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं लिखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन पे कोई पाबंदी नहीं रखी। anyone has the right to form political parties, contest election, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हमने अब फर्स्ट डिफरेंस हमने देख रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि हमने पढ़ा कि दूसरे कंट्रीज के वन पार्टी डोमिनेंस और इंडिया के वन पार्टी डोमिनेंस में क्रूशियल डिफरेंस था, और ये फर्स्ट डिफरेंस है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये रख दिया। सम अदर कंट्रीज, दूसरे अदर, जैसे म्यांमार हो गया, बेलारूस हो गया, इजिप्ट हो गया, एरिट्रिया, are effectively one-party states due to legal and military measures. इन सारे स्टेट्स में भी, म्यांमार में भी, बेलारूस में भी, इजिप्ट में भी, एरिट्रिया, इन सारे स्टेट्स में भी वन पार्टी का रूल रहा, बट कैसे? ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। उनके लीगल सिस्टम और आर्मी के वजह से उन कंट्रीज में वन पार्टी डोमिनेंस रहा। जैसे म्यांमार हमारा नेबरिंग कंट्री है, जिसको बर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, इन सारे कंट्रीज में क्या रहा? डेमोक्रेटिक रूल रहा। तो हमने क्रूशियल डिफरेंस फर्स्ट तो देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रूशियल डिफरेंस देखा, दूसरा देखा उनके लीगल और मिलिट्री मेजर्स के वजह से अदर कंट्रीज में डेमोक्रेसी, अदर कंट्रीज में वन पार्टी डोमिनेंस आए। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू इंडिया, हम अपने फॉर एग्जांपल, until a few years ago, sorry, until a few years ago, Mexico, South Korea, and Taiwan were also effectively one-party dominant state. ठीक है, बहुत सालों, मतलब हालांकि रिसेंटली की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहे हैं। मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान में भी क्या पा रहा? इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट रहे। अब देखिए, व्हाट इज द क्रूशियल डिफरेंस? इंडियन वन पार्टी डोमिनेंस और चाइना के वन पार्टी डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है? What distinguishes the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under the democratic condition. It happened under the democratic condition. ये important है। हमारे कंट्री में कांग्रेस का जो रूल रहा, 3 जनरल इलेक्शन जो ये जीते, इस टाइम पे कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। Whatever happened in India during these 3 general election, it all happened under the democracy. ये डेमोक्रेसी के तहत हुआ। अदर कंट्रीज में क्या हुआ? इन्होंने डेमोक्रेसी को नेग्लेक्ट किया, डेमोक्रेसी को मार्जिनलाइज किया और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करके उन्होंने वन पार्टी रूल।
Unlike them, India, what India did? India did it under democratic conditions. So this is the crucial difference between one party dominant in other countries and one party dominance of Congress in India. ठीक है जी. Now, now अगर हम इंडियन के कांग्रेस के डोमिनेंस को एरा को हम पढ़ें, अगर जाने देखें तो हम क्या देखते हैं कि many parties contested election in condition of free and fair election. Yet the Congress managed to win election after election. ठीक है. जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हमने देखा बहुत सारी पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट किया. हमने देखा कि सोशलिस्ट पार्टी ने कंटेस्ट किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने कंटेस्ट किया, बहुत सारी पार्टीज ने कंटेस्ट किया, और इन सब पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट किया फ्री एंड फेयर में, बिना किसी दबाव के, बिना किसी करप्शन के. बट डिस्पाइट दैट, इन सभी के इनके yet the Congress managed to win election after election. But Congress was able to win election after election. And this was similar to democratic dominance of African National Congress. ये important है, ANC, African National Congress, जिसका लीडर था नेल्सन मंडेला. Now the dominance of Congress in India was similar था. किसके सिमिलर था? दैट टू द डोमिनेंस ऑफ ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज, जिसने कहाँ पे एंजॉय किया अपना वन पार्टी डोमिनेंस? साउथ अफ्रीका में. बट किसके बाद? आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थीड. ठीक है जी. साउथ अफ्रीका में एक पॉलिसी थी जिसको हम अपार्थीड कहते हैं, एंड इट वाज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ब्लैक्स को डेलिबरेटली उनको मार्जिनलाइज किया जाता था, उनके और उन पे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था. उसको अपार्थीड कहते हैं. ठीक है, अगेंस्ट द ब्लैक. इसी अपार्थीड के खिलाफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने मूवमेंट चलाई, और इस अपार्थीड के एंड होने के बाद अब साउथ अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द टाइम ANC ने रूल किया. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने साउथ अफ्रीका में जैसे डोमिनेंस किया उसी की तरह ही है. जैसे इंडिया ने डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसी तरह ANC ने साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. ठीक है जी. नाउ मूविंग ऑन टू द रूट्स ऑफ द कांग्रेस. अब ये कांग्रेस के डोमिनेंस का वजह क्या है? व्हाट इज द रीज़न? एक मेजर रीज़न हमने पढ़ा, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया बेनिफिटेड द कांग्रेस. बट दिस वॉज नॉट दी ओनली रीज़न. इलेक्टोरल सिस्टम ही अकेली वजह नहीं थी कि कांग्रेस डोमिनेट करे. ठीक है, और इसमें क्या मेजर रीज़न था? द रूट ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लीगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है जी. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कांग्रेस पार्टी के पीछे एक लीगेसी थी. किसकी लीगेसी थी? फ्रीडम स्ट्रगल की. कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था. कांग्रेस के बहुत सारे लीडर फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दे चुके थे. सो इट वाज द वन ऑफ द मेजर रीजन दैट लेड टू द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ठीक है जी. फर्स्ट था क्या था? लीगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. नाउ कांग्रेस वाज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द लीगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट. तो लोग कांग्रेस को कैसे देखते थे? जो नेशनल मूवमेंट का जो लेगेसी अगर किसी को मिलेगा तो वो किसे मिलेगा? लोग बोलते थे वो कांग्रेस को मिलेगा. ठीक है जी. मैनी लीडर्स हु वर इन द फोर फ्रंट ऑफ दैट स्ट्रगल मतलब अपना नेशनल मूवमेंट का स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शन एज ए कांग्रेस कैंडिडेट. बहुत सारे लीडर जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में फोर फ्रंट में लड़ रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे थे. तो ये ऑब्वियस था, लोगों का कांग्रेस पे भरोसा ज़्यादा था, तो लोगों का कांग्रेस पे बिलीव भी ज़्यादा था. उसी के वजह से कांग्रेस वाज एबल टू डोमिनेट द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन. ठीक है जी. दिस वाज द रूट ऑफ द कांग्रेस. नाउ मूविंग ऑन टू one more important thing which led to the dominance of the Congress was the well established organization. कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसका स्ट्रक्चर था, इट वाज वेल एस्टैब्लिश. क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस कब एस्टैब्लिश हुआ? 1885 में. कब हुआ जी? 1885 में.
किसने एस्टैब्लिश किया? ए ओ ह्यूम ने। पूरा मैं नहीं लिखूंगा, ए ओ ह्यूम ने एस्टैब्लिश किया। अब हम देख रहे हैं कांग्रेस ई एक बहुत पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, ठीक है जी। अब अगर ये 1885 में एस्टैब्लिश हुई तो ऑब्वियस था 1947 तक इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेल एस्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है जी। जैसे यहाँ क्या बोल रहे थे, कांग्रेस वाज ऑलरेडी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एंड बाय द टाइम अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ स्ट्रेटजी, सॉरी, कुड इवन थिंक ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है जी। अदर पार्टी 1947 तक बहुत सारी पार्टीज अपना स्ट्रेटजी बना रही थी, तब तक कांग्रेस ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह जमा लिया था, ठीक है जी। इट वॉज द रीजन। नाउ कांग्रेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। कांग्रेस अपना कैंपेन भी स्टार्ट कर लिया था, लोग अपना स्ट्रेटजी बना रहे थे, दूसरे पार्टीज जैसे सोशलिस्ट पार्टी होगी और दो छोटे छोटे पार्टीज, ठीक है, अपना स्ट्रेट प्लान बना रहे थे। बट टिल देन कांग्रेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। In fact, many parties were formed only around independence and after that. अगर हम देखें कि बहुत सारे पार्टी, जैसे हमारी अगर करंट पार्टी बीजेपी, इट वाज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस तरह बहुत सारी पार्टीज थी जो जिनकी स्थापना यानी कि जिसका एस्टैब्लिशमेंट विच वर फाउंडेड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस और अराउंड, मतलब इंडिपेंडेंस के नज़दीक 1947 के अराउंड में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है जी। एंड also had an organizational network down to the local level, ठीक है जी। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क जी, सो इट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल, मतलब इसका जो नेटवर्क था, इसका प्रेजेंस था, इट वाज डाउन टू द लोकल लेवल, मतलब गांव गांव में कांग्रेस की नेटवर्क थी, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डोमिनेंस, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स, जैसे हमने अभी बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, इलेक्टोरल फैक्टर्स पढ़े, उसके ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, उसके फाउंडेशन पढ़ी, ठीक है, और लीगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट पढ़ा। ये सारे फैक्टर्स, ऑल दीज फैक्टर कंबाइंडली, ठीक है, ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इन सारे फैक्टर्स ने कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस का डोमिनेंस का नेचर कैसा था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। तो हमने पढ़ा कि वन पार्टी डोमिनेंस वाज नॉट यूनिक टू इंडिया, ये इंडिया के लिए यूनिक नहीं थे। मैनी अदर कंट्रीज आल्सो एक्सपीरियंस वन पार्टी डोमिनेंस। Then we saw China experience one party dominance, Cuba experience one party dominance, Mexico experience one party dominance. But we saw that there was crucial difference between the one party dominance in other countries and one party dominance in India. And the difference was, in China, for example, one party dominance was with the compromise of democracy. वहाँ पे डेमोक्रेसी को compromise किया गया, तभी one party dominance आई, ठीक है। हमने देखा बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया, देयर विल बी ओनली वन पार्टी एंड नो अदर पार्टीज विल बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। इन सारे अब क्रूशल डिफरेंस क्या था, इंडिया में जो वन पार्टी डोमिनेंस आया, इट हैपन अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशन, ठीक है। इंडिया में जो वन पार्टी डोमिनेंस आई, दैट वाज अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशन। डेमोक्रेटिक कंडीशन मीन्स India was conducting free and fair election. Everyone is allowed to contest election. No one was no one was debarred from contesting election. So it was under democratic condition. Many parties contested election in the first and third general election, first, second, and third general election. But despite this, Congress was managed to win election after election. And the reason we found that, first reason was the legacy of the international movement, and we studied that we also studied that electoral system of the India also benefited the Congress, and we studied that many leaders who fought freedom struggle for India were contesting election on the Congress party seat. So
All these factors combined together contributed in the dominance of the Indian National Congress during the first decades of the Indian politics. Now moving on to our next topic, that is Congress as a social and ideological coalition. ठीक है जी. And now what topic says Congress as a social and ideological coalition. ठीक है जी. Now that means Congress was not representing only some section, not only some section. It was it was representing all of the social composition of India. That is the meaning of social coalition. Okay. Now, what does ideological coalition means? Now, firstly, social coalition. We all know that India is a country which is a diverse as which is a diverse country. Okay. In this diversity, okay, in this diversity, Congress was accommodating all the diverse section of the Indian population. That means Congress has the lower caste, upper caste, class, sex, Brahmin, all things. So that means Congress was not only representing some section, it was representing the diversity of India. That's why that was the basic main reason that led to the that contributed in the dominance of the Congress. So Congress was not only in social coalition, it was an ideological coalition as well. All the different ideologies, left, right, center, they were all combining together in the Congress. So, okay, that is Congress as a social and ideological coalition. Before proceeding into this, let us discuss some origin of the Congress. We all know Congress was founded in 1885 by none other than A.O. Hume. ठीक है. First, it was founded as a pressure group. It was not political party, but later it grew into an mass movement. ठीक है. It was founded as a pressure group by 1885 by A.O. Hume. ठीक है. Now it says it evolved from pressure group of the newly educated professional and commercial classes to a mass movement in the 20th century. ठीक है. First, it was established as a pressure group and during at the initial stage इसमें कौन कौन लोग थे मेंबर थे. ज़्यादातर लोग जो लोग एजुकेटेड थे, बाहर देश से पढ़ कर आ रहे थे, या तो इंडिया में बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, या प्रोफेशनल लोग थे, या कॉमर्शियल क्लास के लोग इसके मेंबर हुआ करते थे. बट धीरे धीरे इट ग्रू इनटू ए मास मूवमेंट. धीरे धीरे ये क्या बनता गया, एक मास, इट बिकेम ए मास मूवमेंट. All the section of the society, whether they are educated, uneducated, professional, non-professional, they became part of the Indian National Congress, and so it became a mass movement in the 20th century. ठीक है जी. Now let's moving on to the widened social base. जैसे हमने पढ़ा कि कांग्रेस began as a party dominated by the English speaking upper caste and upper middle class urban elite. ठीक है. कांग्रेस की जो शुरुआत थी, बिगिन एक ऐसे एक पार्टी में, जब इस पार्टी को शुरू में एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसमें पार्टी में कौन लोग किस सेक्शन के लोग डोमिनेट कर रहे थे. तो उसमें थे मेनली इंग्लिश स्पीकिंग थे, अपर कास्ट थे, अपर मिडिल क्लास थी, और अर्बन एलिट थी. ठीक है, इनिशियल स्टेज में. ठीक है. बट स्लोली विथ एवरी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, ठीक है, जैसे कहता हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सोल्ट सत्याग्रह, ऑल द मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इन सारे विद एवरी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड. जितने भी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट इस पार्टी ने लॉन्च किए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च किए, उसके साथ साथ इसका सोशल बेस भी वाइडन होता गया. जैसे जैसे कहते हैं सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लॉन्च कर रहा था, उसी तरह इसका सोशल बेस भी वाइडन हो रहा था, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ रहे थे. ठीक है. नाउ इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप whose interests were often contradictory.
ठीक है। धीरे धीरे इसने क्या किया, इसमें बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप इसके मेंबर्स बने, जिसके इंटरेस्ट हमेशा क्या होते थे, कॉन्ट्रडिक्टरी होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट भी इसके मेंबर थे और वर्किंग वर्किंग क्लास भी इसके मेंबर थे। तो इन दोनों के इंटरेस्ट तो अपोजिट हुआ, कैपिटलिस्ट तो फॉर मेकिंग फॉर प्रॉफिट, सो इसी तरह बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप कांग्रेस के मेंबर बने। ठीक है जी। उसी तरह पीजेंट इसके मेंबर बने, इंडस्ट्रियलिस्ट इसके मेंबर बने, अर्बन ड्वेलर्स जो अर्बन सिटीज में रहते थे उसके मेंबर, विलेजर्स, वर्कर्स, ऑनर्स ऑफ द मिडल लोअर एंड अपर क्लासेस कास्ट, ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। सारे लोग इस कांग्रेस में अपना जगह बना चुके थे। ठीक है। इसीलिए कांग्रेस को ए सोशल कोalition बोलते हैं। कांग्रेस को रेनबो लाइक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे रेनबो में हमने देखा कि बहुत सारे कलर होते हैं, उसी तरह जैसे कि जिस तरह रेनबो में बहुत सारे कलर होते हैं, उसी तरह कांग्रेस में भी बहुत सारे डाइवर्स सेक्शन के लोग एक ही अम्ब्रेला के अंदर रह रहे थे। इसको अम्ब्रेला पार्टी भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सोशल कोalition। अब हमने क्या देखा, हमने देखा इस पार्टी ने अपना सोशल बेस कैसे वाइडन किया। तो हमने देखा कि इसका सोशल बेस कैसे वाइडन हुआ विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड। जैसे जैसे इसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, उसी तरह इसका सोशल बेस भी वाइडन होता गया। ठीक है जी। नाउ रेनबो लाइक, ठीक है, रेनबो मतलब रेनबो जो हम देखते हैं। रेनबो लाइक क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेनबो में कहते हैं कलर ज़्यादा होते हैं, कलर होते हैं। उसी तरह कांग्रेस में भी डाइवर्स सेक्शन के लोग थे, डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ से लोग इसमें इस पार्टी में जुड़े हुए थे। जैसे पीजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ऑनर मिडिल क्लास, जैसे आपने पढ़ा, ऑल फाउंड स्पेस इन दी कांग्रेस। कांग्रेस में सबको जगह मिलती थी। इसमें कांग्रेस में किसी को भी मना नहीं किया जाता था। ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस, दैट्स व्हाई इट वाज एन रेनबो लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इट्स लीडरशिप आल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड upper caste, upper caste professional to agriculture based leader with rural orientation। धीरे धीरे अब तो क्या था, अब धीरे धीरे इसके लीडरशिप में भी चेंजेस आ रहे थे। पहले इसके लीडरशिप में कौन डोमिनेट कर रहे थे, अपर कास्ट और अपर क्लास के लोग ज़्यादातर कांग्रेस के लीडर्स बनते थे। बट धीरे धीरे इसका लीडरशिप में चेंजेस हुआ, तो इसमें से कौन लीडर्स बनने लगे, एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स जो गाँव से आते थे वो लोग लीडर बनने लगे। ठीक है। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू ए रेनबो लाइक सोशल कोalition। इंडिपेंडेंस तक 1947 तक कांग्रेस ने अपने आप को किस रूप में ट्रांसफॉर्म किया, इट ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए रेनबो लाइक सोशल कोalition। अपने आप को एक ऐसा सोशल कोalition बना दिया जिसमें क्या होता था, ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। ठीक है। दैट्स वाई कांग्रेस इज कॉल्ड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, रेनबो लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। And that's why it was a social coalition. Now moving on to representing India's diversity. Congress as a party was representing India's diversity. कांग्रेस पार्टी जो थी वो इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे कि इंडिया में डाइवर्सिटी लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, एथनिसिटी, रीजन, ठीक है, इन सब के बेसिस पे इंडिया डाइवर्स है। तो इस डाइवर्सिटी का पूरा ये डाइवर्सिटी कांग्रेस पार्टी में रिफ्लेक्ट कर रही थी। दैट्स वाई बोला जाता है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी। ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड वेरियस इंटरेस्ट। ठीक है। इट वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लास। हर क्लास के लोग इसके मेंबर बनते थे, हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर लैंग्वेज के लोग, वेरियस इंटरेस्ट के लोग। इस पार्टी में कोई बैरियर्स नहीं थी। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की वन पार्टी डोमिनेंस के एरा में। ठीक है जी। मैनी ऑफ दिस ग्रुप मर्ज देयर आइडेंटिटी विद इन कांग्रेस। बहुत सारे इन ग्रुप्स ने अपनी आइडेंटिटी कांग्रेस में मर्ज कर दी। वेरी ऑफन they did not and continued to exist within the Congress as a group and individual holding different beliefs। ठीक है। वेरी ऑफन क्या कहता है, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। बहुत सारे पार्टीज कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। दैट मीन्स
कुछ पार्टीज ने कांग्रेस के अंदर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा था, ठीक है जी। अपने बिलीफ्स को उन्होंने कंप्लीटली ख़त्म नहीं किया। ज्वाइनिंग कांग्रेस दे व्हाट दे डिड, दे होल्ड ऑन टू देयर बिलीफ्स। उन्होंने अपने आइडियाज़ और बिलीफ्स को कांग्रेस के अंदर जिंदा रखा, ठीक है। दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस, दैट मीन कांग्रेस के अंदर दूसरी छोटी छोटी पार्टीज एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है जी। ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, कांग्रेस वॉज ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, ये सब के लिए प्लेटफॉर्म थी, ठीक है। इसमें सबको जगह मिलती थी, ठीक है जी। इन दिस सेंस कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कॉलिशन एज वेल। अगर हम इस तरह देखें, कांग्रेस को आइडियोलॉजिकल कॉलिशन भी कहा जाता है। आइडियोलॉजी मतलब सेट ऑफ आइडियाज। आइडियोलॉजी किसे बोलते हैं? सेट ऑफ आइडियाज, सेट ऑफ आइडियाज, सॉरी मैं जल्दी लिख रहा हूँ, सेट ऑफ आइडियाज, ठीक है। आइडियोलॉजी मतलब सेट ऑफ आइडियाज। अब डाइवर्स सेट ऑफ आइडियाज कांग्रेस के अंदर मिलती थी। कांग्रेस में लेफ्ट के लोग भी थे, लेफ्ट के लोग, राइट के लोग भी थे, ठीक है जी। राइटिस्ट मतलब जिसे हम राइटिस्ट बोलते हैं, राइट मिले थे, और सेंटर के तो लोग भी थे, ठीक है जी, सेंटर के लोग, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस को हम क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजिकल कॉलिशन। आइडियोलॉजिकल कॉलिशन कैसा हुआ? इसमें लेफ्टिस्ट भी है, राइटिस्ट भी है, सेंट्रिस्ट भी है, ठीक है। अलग अलग आइडियोलॉजी के, अलग अलग बिलीफ के लोग, सोशलिज्म में बिलीव करने वाले भी थे, कैपिटलिज्म में बिलीव करने वाले में थे, प्लानिंग में बिलीव करने वाले लोग भी कांग्रेस के मेंबर्स थे, ठीक है। इट एकोमोडेटेड द रेवोल्यूशनरी, इसमें रेवोल्यूशनरी भी थे, पैसिफिस्ट गांधी जैसे, कंजर्वेटिव लोग भी थे, रेडिकल्स भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट भी थे, राइट थे, लेफ्ट थे, एंड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर। दैट्स व्हाई कांग्रेस इज नोन एज आइडियोलॉजिकल कॉलिशन। कांग्रेस को हम क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजिकल कॉलिशन, ठीक है। कांग्रेस was a platform for numerous groups, interests and even political parties to take part in the national movement, ठीक है जी। a platform for all. Now जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा many continue to exist within the Congress, बहुत सारे पार्टीज कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करती थी। एक ऐसी ही पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के मेंबर थे, बट इन्होंने कांग्रेस के अंदर अपना एक ग्रुप बनाया था, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था इनका, ठीक है। वो थी सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें क्या, इन प्री इंडिपेंडेंस डेज मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। प्री इंडिपेंडेंस डेज में बहुत सारे, प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले के दिनों में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था, अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, वो कांग्रेस के अंदर विद इन द कांग्रेस एग्जिस्ट कर रही थी। दैट मीन्स दोज हु वर having their own constitution and their own structure, they were having dual membership. That means first they were member of the Congress and secondly they were member of the Socialist Party, ठीक है जी। सम ऑफ दीज लाइक, जैसे ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना स्ट्रक्चर था बट कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, उसमें से सम ऑफ दीज लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी प्री इंडिपेंडेंस डेज में कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। लेटर बाद में ये क्या होगा, कांग्रेस से अलग हुई और बिकेम अपोजिशन पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी बाद में अपोजिशन बनी। जैसे हमने पढ़ा, इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ सीट शेयर, सॉरी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। वोट शेयर के तौर पे ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, 10% वोट शेयर, ठीक है जी। इट वाज द सोशलिस्ट पार्टी। नाउ कंसेंसस, जैसे हमने पढ़ा कि कांग्रेस में डाइवर्स लोग थे, अलग अलग आइडियोलॉजी को मानने वाले, लेफ्ट को मानने वाले, राइट को मानने वाले, सेंटर से, राइट से, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, एक्सट्रीमिस्ट,
अब इन सारे लोग अगर डाइवर्स सेक्शन के लोग एक ग्रुप में है तो काम कैसे करते थे? हाउ दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, सबकी सहानुमति से। ठीक है जी। डिस्पाइट डिफरेंसेस रिगार्डिंग द मेथड, स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। ठीक है। अगर आइडियोलॉजिकल कॉलिशन है तो डिफरेंसेस आना नेचुरल, मेथड्स में डिफरेंसेस आना नेचुरल है, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में डिफरेंसेस आना नेचुरल है, पॉलिसीज में डिफरेंसेस आना नेचुरल है। बट इन सारे डिफरेंसेस के होते हुए भी द पार्टी मैनेज टू कंटेन इट, इन सारे डिफरेंस को कंटेन कर पाए, इन सारे डिफरेंस को रिजॉल्व बट कंटेन कर पाए ये पार्टी, इफ नॉट रिजॉल्व द डिफरेंसेस एंड बिल्ड ए कंसेंसस, और सबको एक कंसेंसस पे लोगों को ला पाते थे। दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट era, first decade of Indian independence. Okay, so this is the end of today's chapter, and today आज हमने स्टार्ट किया द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि one party dominance was not unique to India, it also happened in many other countries, but it was crucial difference between those in India। ठीक है जी। इंडिया में जो वन पार्टी डोमिनेंस हुआ दैट वाज अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशंस। ठीक है जी। रूट ऑफ द कांग्रेस, वी स्टडीड अबाउट द रूट ऑफ द कांग्रेस, व्हाई कांग्रेस वाज एबल टू डोमिनेट, लीगेसी। ठीक है जी। वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ कांग्रेस वाज इन सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल ऑरिजिन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये जब कांग्रेस पार्टी इनिशियल स्टेज पे थे, इनिशियल स्टेज में इसमें ज़्यादातर लोग इंग्लिश स्पीकिंग और अपर कास्ट और अपर क्लास के लोग थे, बट धीरे धीरे इसने अपना सोशल बेस वाइडन किया। विद एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड इट्स सोशल बेस वाइडन, रेनबो लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी, कांग्रेस वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी। ठीक है जी। ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, इसमें सबको प्लेटफॉर्म मिलती थी, चाहे वो लेफ्ट के लोग हो, राइट के लोग हो, कंजर्वेटिव हो, सेंट्रिस्ट हो, पैसिफिस्ट, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, ऑल। देन हमने पढ़ा सोशलिस्ट पार्टी में, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, वो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। Then we studied about the method, how they worked, how Congress worked during the initial stage. That means during the first decade of India's independence, it worked on the basis of consensus. Okay, thank you, and thank you very much for being with me. And before studying this chapter, I suggest to all the students to kindly go through my previous video lecture series, which is available on the GHS School Padum Facebook page. Thank you. Thank you. If you have any queries, comments, please do comment on the comment box. Thank you. Thank you. Thank you.